अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नीतीश राणे ने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर मुंबई में मुनक्किद हुए अजीमुशान तबलीगी इज्तिमा के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने इज्तिमा पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में एक हिंदू नौजवान की मौत को तबलीगी जमात के इज्तिमा से जोड़ने की कोशिश कर रहे उनके मुताबिक इज्तिमा के दौरान एक हिंदू नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नीतीश राणे ने इस मामले को संगीन करार देते हुए देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई का मुतालबा किया। नीतीश राणे ने मुंबई इज्तिमा में इश्तियालंगेज तकरीरों का भी इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के बाद एक हिंदू नौजवान की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। उन्होंने तबलीगी जमात के इज्तिमा पर इल्जामात की बौछार कर दी और कई बेबुनियाद इल्जामात आयद कर दिए। नीतीश राणे के बयान में मुंबई के मुसलमानों ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने नीतीश राणे को सबूत पेश करने का मुतालबा किया। मौलाना यार मोहम्मद कासमी ने कहा है कि नीतीश राणे मुसलमानों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर घबरा गए, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि तबलीगी जमात कभी भी कोई दुनियावी बात नहीं करती। वो खालिस दीनी सोच के साथ आखिरत की तैयारी और बाहमी भाईचारे को फरोग देने के लिए काम करती है और दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ हुस्न सलूक की तालीम देती है। मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई ने रूस और यूक्रेन के दरमियान अपनी ताज़ा तरीन सालिसी की कोशिशों की कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि इसकी सालसी की वजह से 300 जंगी कैदियों का तबादला हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत ख़ारिजा के एक बयान के मुताबिक इस तबादले में यूक्रेन के 150 और रूस के 150 कैदी शामिल थे। वजारत ने कहा कि इस ताज़ा तरीन पेशरफ्त के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात की सालिसी के तहत दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों के तबादले की कुल तादाद 2883 तक पहुँच गई। वजारत ने बयान में मजीद कहा है कि इस सालसी की कामयाब तकमील के साथ मुत्तहिदा अरब इमारात ने 2024 के आगाज से अब तक रूस और यूक्रेन के दरमियान कुल 12 कामयाब सालसी मुकम्मल की है। वजारत ने यूक्रेन में तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने और सभी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने, महाजरीन और कैदियों की हालत जार समेत बहरान के इंसानी नताइज में कमी लाने के लिए मुल्क के अज़म का इयादा किया। अमेरिका के कम अज कम 40,000 सरकारी मुलाजमीन ने 8 माह के रिटायरमेंट पैकेज के साथ इस्तीफा देने पर इत्तेफाक किया है। ये इतला नशरियाती इदारे ने इस मामले से वक्फ एक सरकारी एहलकार के हवाले से दी। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने जनवरी के आखिर में बताया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन को 8 माह के रिटायरमेंट पैकेज की पेशकश की, जो रजाकाराना तौर पर इस्तीफा देने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि 10% अमरीकी अफसरान ने इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है, जिससे हुकूमत को अरबों डॉलर की बचत होगी। ब्रॉडकास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर अमेरिका में तकरीबन 20 लाख सरकारी मुलाजमीन को ये पेशकश मौसूल हुई है। ट्रंप इंतजामिया के एक एहलकार ने ब्रॉडकास्टर को बताया कि शराइत के तहत इस्तीफा देने के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद बढ़ रही है, लेकिन दफ्तर बराए पर्सनल मैनेजमेंट डेडलाइन के बाद इस्तीफों को कबूल करना जारी रखने का इरादा नहीं रखता है। इस हफ्ते के शुरू में मीडिया ने इतला दी थी कि 20,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन ने इस पेशकश को कबूल कर लिया है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग इसराइल का अज़म है और इसमें मदद के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौज भेजने के बारे में कुछ नहीं कहा। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप ने हमास को तबाह करने के लिए अमेरिकी फौज भेजने की बात की है। ये हमारा अज़्म है, ये हमारा काम है और हम इसके लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। अमेरिका में लॉस एंजल्स काउंटी को तबाहकुन जंगल की 2 सबसे बड़ी आग के बारे में एक नई रिपोर्ट में मजमूई तौर पर
164 अरब डॉलर की जायदाद और सरमाए का नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया नया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स UCLA की शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पैलेस और एटन की आग से कुल जायदाद और सरमाए के नुकसान 95 अरब डॉलर और 164 अरब डॉलर के दरमियान हो सकते हैं, जिसमें बेमियाबीशुदा नुकसानात का तखमीना 75 अरब डॉलर है। UCLA एंडरसन की फोरकास्ट के माहिरीन इक्तिसादियात जेवन ली और विलियम यू की तहरीर करदा इस रिपोर्ट में 2025 के लिए काउंटी लेवल GDP में 0.48% के नुकसान का तखमीना लगाया गया, जो तकरीबन 4.6 अरब डॉलर के बराबर है और मुतासरा इलाकों में मुकामी कारोबारों और मुलाजमीन के लिए मजमूई उजरत के नुकसानात 29.7 करोड़ डॉलर है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल के हवाले से मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने यकीन जाहिर किया कि दिल्ली में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने वाली है और आम आदमी पार्टी यानी कि आप और कांग्रेस की वजह से दिल्ली का बुरा हाल हो गया है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली में बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है। हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी 8 फरवरी को इख्तिदार में आएगी। कश्मीर में 8 फरवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गुलमर्ग में शबाना दर्ज हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 8 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद में 9 फरवरी की शाम को कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्के है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 हिंदुस्तानियों में से 33 अफराद अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका का एक फौजी तैयारा 104 गैर कानूनी हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को लेकर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। उनमें से 33 गैर कानूनी तारिकीन वतन गुजरात से बताए गए हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए अमरीकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वाले हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को खुसूसी परवाज के जरिए वतन वापस भेज दिया। एक अमरीकी फौजी तैयारा जो टेक्सास से 205 अफराद के साथ रवाना हुआ था, पंजाब के अमृतसर पहुंचा। अमेरिका से वापस होने वाले अफराद का ताल्लुक पंजाब और आसपास के कई रियासतों से बताया गया। TTD से 18 गैर हिंदू मुलाजमीन को हटाने पर AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वही हैं जो TDP लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है। उनकी पार्टी ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में रियासती वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिमों की तकरूरी के लिए बीजेपी की तरफ से लाए गए बिल की हिमायत करती है और एक गैर वफाक बोर्ड में गैर मुस्लिमों की तकरूरी बोर्ड के मेंबर, ट्रस्टी या मुलाजिम नहीं हो सकते। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू क्यों बीजेपी की हिमायत कर रहे? अगर गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में है तो क्या ये गलत नहीं है? देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। 18 नॉन हिंदूज को तिरुपति ट्रस्ट ने निकाल दिया और उनको टेंपल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाए। देखिए, यही तो तेलुगु देशम
के लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू को सोचने की जरूरत है कि जब वो उनकी पार्टी जॉइंट वर्किंग कमेटी में बीजेपी के इस बिल को लाए गए बिल को सपोर्ट करती है, जिसमें मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड्स में मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम, जब आप आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड में और टीटीडी में कोई नॉन हिंदू मेंबर तो बन ही नहीं सकता, ना ट्रस्टी बन सकता है, एम्प्लॉइज को भी नहीं रख रहे हैं, तो फिर वही फॉलो करिए ना। यहां पर आप क्यों बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं नारा चंद्रबाबू नायडू? जब टीटीडी के लिए नॉन हिंदू का रहना बड़ी गलत बात है, तो फिर एक नॉन मुस्लिम का स्टेट वक्फ बोर्ड मेंबर रहने का जो प्रोविजन बीजेपी कर रही है, वो क्या बुरी बात नहीं है? ये तो दोगली पॉलिसी है, हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के मुजस्समे की तोड़फोड़ पर राज्यसभा के रुकन बृजलाल ने कहा कि 26 जनवरी को अमृतसर में बाबा साहेब की मूर्ति और कौमी परचम की तोड़फोड़ की गई। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने एक कमेटी बनाई और मैं कन्वेनर था। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला आकाश नामी शख्स, जो अमृतसर से 13 किलोमीटर दूर का रिहायशी है, वापस आया था 2 साल बाद दुबई से और लगता है इसमें कोई दहशतगर्दी का ताल्लुक हो सकता है। तहकीकात के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस वाक़े के पीछे एक बड़ी साजिश है और आम आदमी पार्टी का भी किरदार है। हम पंजाब पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन नहीं हैं और उन्होंने कहा है कि मरकजी एजेंसियों को जेपी नड्डा से तफ्तीश करनी चाहिए। जनवरी को अमृतसर में घटना हुई थी, जिसमें बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास हुआ था, राष्ट्रीय झंडा जलाया गया था और संविधान जो प्लेग बना था उसको जलाने का प्रयास किया गया था। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एक समिति बनाई थी, जिसका मैं कन्वीनर था। हमारे साथ में है माननीय लाल सिंह आर्या जी, पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश जी, ये असीम अरुण जी हैं, हमारे सामाजिक कल्याण मंत्री, बंतो देवी जी हैं और ये गुरु प्रकाश जी हैं। तो हम लोग गए वहाँ 2 फरवरी को, और जा करके हम लोग वहां पर गए। हमने वहां मौन धारण किया, हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही साथ हम लोग वहां जो पार्टी के लोग थे उनसे बात किया। स्थिति ये रही, जिस आदमी ने वो किया है आकाश वहां से 130 किलोमीटर दूर मोगा कराने वाला है। वो पहले दाढ़ी बाल नहीं रखता था, मजहबी है, और उसके बाद हो जाता है 2022 में अबू धाबी से लौटता है तो बाकायदा दाढ़ी पगड़ी एक सिख के रूप में वो आता है। अब वो घटना 26 जनवरी को चुना गया है। बाबा साहब संविधान निर्माता, उनकी वेदवी, राष्ट्रीय झंडे के आदमी, तो उनको तोड़ने का प्रयास किया। सीढ़ी लगी थी, उस पर चढ़ करके, तो वहां पर हम लोगों ने कुल परिस्थितियों को देखा कि इसमें कोई बड़ी साजिश है, इसमें कहीं ना कहीं अतिवादी आतंकवादी लिंक होना चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी नहीं है इसके पीछे। वहां प्लान करके आता है, रेकी करता है, उसके बाद घटना करता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। वहीं पुलिस नहीं करती है, एक वहां पे आदमी उसको देखता है, वो उसकी गिरफ्तारी करता है। और अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही, उसमें कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया है। कोई वहां पर राष्ट्रीय नेता नहीं, उनके जो रूलिंग पार्टी लोग हैं, ना तो मुख्यमंत्री गए। केजरीवाल जी संविधान लिए घूमते हैं, बाबा साहब के अपना मूड वो लगाते हैं फोटो, उनकी पार्टी के लोग कोई नहीं गया, सबकी जुबान बंद है। राहुल गांधी जी भी एक शब्द नहीं बोले, कोई भी विरोधी पार्टी का इसमें बोलना नहीं है। तो वहां पर हम लोग गए, हम लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की, और वहां पर हम लोग स्वर्ण मंदिर गए, रविदास मंदिर गए, वाल्मीकि मंदिर गए। वहां जितने दलित समाज के लोग हैं, भारी संख्या में भारी रोष। इस घटना के बाद पंजाब में बंद का आयोजन हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने जो बात किया, और बात करके जो हम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है, और कहीं न कहीं उसमें आम आदमी पार्टी की भी सहभागिता है, क्योंकि वो लोग इस पर कोई बोलने तैयार नहीं ने। कोई वहां पर ये भी नहीं गया कि मुख्यमंत्री कोई मंत्री जा करके वहां पर शोक संवेदना व्यक्त करने, वहां पर मत्था टेकने, किसने कुछ नहीं किया। और कांग्रेस तो चुप है ही। तो उसमें हमने अध्यक्ष जी को अपने ये कहा है, इस बड़ी साजिश, क्योंकि पंजाब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो कर रही, मैंने हम लोगों ने बात की उनके कुछ अफसरों से भी, लेकिन हम संतुष्ट नहीं है। और हमने इसमें ये किया है कि इसका इन्वेस्टिगेशन अध्यक्ष जी ने से बात किया, सेंट्रल एजेंसी से होनी चाहिए, तभी इसकी पूरी जो साजिश है
उसका भंडाफोड़ होगा, क्योंकि उसका जाना, गल्फ में जाना, 2 साल रहना, प्लान करके आना 130 किलोमीटर दूर से, उस दिन चुनना 26 जनवरी को, और उस दिन जब संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उस समय बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास करना, राष्ट्रीय झंडा जलाना साजिश है। और उस साजिश का पर्दाफाश तभी होगा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कोई सेंट्रल एजेंसी करेगी। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो माननीय गृह मंत्री जी से भी बात करेंगे और उसके बाद इसमें कोई लड़े। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का ख्वाब दिखा रहे थे, अब वो क्यों खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों को गुलामों की तरह हथकड़ियां लगाकर और गैर इंसानी हालात में हिंदुस्तान डिपोर्ट किया जाता है। वजारत खारिजा क्या कर रही है? उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने बच्चों और ख्वातीन को बचाने के लिए क्या किया। हम ऑपोजिशन को इस बात पर गौर करने की इजाज़त देना चाहते हैं कि हुकूमत को इस बात की इजाज़त दें कि वो बच्चों और ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। पार्लियामेंट में ये मसला उठाया जाएगा और इस मसले को पार्लियामेंट में उठाया भी गया और इस पर कई बहस हुए। प्रवासी भारतीयों को भेजा गया है, उस पर आपकी क्या? देखिए, जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया है। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? तो एक तरफ तो वो जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि हम दुनिया में यहां पहुंचे जा रहे हैं, वही ये अमानवीय व्यवहार हमारे भारत के नागरिकों के साथ हो रहा है। वो कौन सी परिस्थितियां थीं जब भारत से छोड़ करके जाना पड़ा इन लोगों को? हमारी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे और चर्चा में शामिल होने का सबको मौका दिया जाए। चुनाव आयोग से काफी नाराज हैं आप, इस बात को लेकर आपने कहा। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या, राजकरण नैयर। सोचिए, एक एसओ, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी
राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको और दोबारा पिटवाया जब ऑडियो वायरल हो गया। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के बहुत खासम खास रिश्तेदार हैं। थाना कुमारगंज एसओ अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्होंने एक एक नाम देख करके पूरी सूची नहीं जारी की। उन्होंने कहा कि पूरी सूची जारी करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि किस जाति के अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो एक एक का ऑर्डर एक एक करके निकाला गया। निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह, इनके बारे में आप लोग भी जानकारी कर लेना। जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी लगाई थी, जब चुनाव होता है तो कोई भी मंत्री रुक नहीं सकता अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव चल रहा है। आपको पता होगा, एक बाहर का व्यक्ति जब पकड़ा गया, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, बाहर की पुलिस ने, तो उसने खुद बात कराने की कोशिश की मंत्री जी से। और ये बात अगर गलत है तो वो तो लाइव था, वीडियो रिकॉर्डेड। आप पता करिए कि किससे बात हो रही थी। वो मंत्री वहीं रुके हुए थे। जो मंत्री थे वो भी छांट के लगाए हुए थे, तो मंत्री सब रुके रहे। तो ये चुनाव हुआ, इसीलिए मैं पूरी प्रेस को बुलाना चाहता था, पूरी प्रेस को, कि कम से कम इस लोकतंत्र में प्रेस देखे कि कैसा चुनाव हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले भी चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ एक अधिकार जो वोट का है, वो भी छीनना चाहते हैं। ये तो सब आपने देख लिया ना कि वोट के अधिकार को भी छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। चलिए, धन्यवाद। हैं? अरे भाई, खींच में मिटा रहे, फिर हमारी सूची पढ़ दें। अरे सूची पढ़ दें, हम खींच मिटा रहे हैं। एक मिनट में जाइए, वो सूची कहाँ चली गई हमारे। ओके, मेरे पत्रकार साथियों, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आते में कई कागज मिल गए हैं। अच्छा, सूची पढ़ दूं। एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, थाना कुमारगंज अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह। अभी भी बात समझ में नहीं आई? बात तो समझ गए हो, बस इतनी सी बात है कि बात तो आप समझ गए हो। दबाव बहुत है। प्रयागराज में महाकुंभ गुस्ल करने यानी कि महाकुंभ स्नान करने महाराष्ट्र से आए अल्लू अर्जुन के एक फैन ने संगम में मजहबी डुबकी लगाई। इस दौरान मदाह ने अदाकारी करते हुए फिल्म पुष्पा 2 के कई डायलॉग भी सुनाए, जो वहां मौजूद अकीदतमंदों में मौजू बहस बन गए। उनके जोश व जज्बे और फिल्मी अंदाज ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। पुष्पा भाऊ को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है, झुकेगा नहीं साला। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं। बुम। चलो, थैंक यू, थैंक यू। ये झुकेगा नहीं, दोनों हाथ से दर, दोनों हाथ से झुकेगा नहीं साला। दम है तो रोक के बता, दम है तो रोक के बता। शेखावत रोक दिया तो छोड़ देगा सिंडिकेट, उठाएगा कुराड़ी, कमाएगा दिहाड़ी। आई शपथ, आखा जिंदगी करेगा मजदूरी, आखा जिंदगी करेगा मजदूरी। ये ना सरेगा नहीं सर की बात। सही बोलता सर। ब्रांड, ये ब्रांड का ठप्पा है वो, ब्रांड का ठप्पा है। जो देख लेना सर, मजेदार मुझे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।